हाय गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 हिंदी मीडियम बायोलॉजी के आपके नेक्स्ट टॉपिक की चैप्टर। याद रखिएगा 22 आप लोगों का कंप्लीट चल रहा था। आज हम लोग बात करेंगे कि हम लोगों ने लास्ट जो चैप्टर है, लास्ट टॉपिक है, उसमें कितने तक पढ़ा था आप लोगों ने। हम लोगों ने कॉन्स्टेंटली पाचन की क्रिया पढ़ ली थी। पाचन की क्रियाविधि के बाद हम लोगों ने अवशोषण की क्रियाविधि पढ़ रही थी कि किस तरीके से वसा का अवशोषण होता है, मिसेल का निर्माण कैसे होता है और काइमोग्लाइकेंस लिपोप्रोटीन्स का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बेटा जो पाचन की क्रियाविधि के दो लास्ट टॉपिक हैं, दैट इज स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। ठीक है, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। स्वांगीकरण का मतलब क्या होता है, जब एक बार बेटा भोजन का पाचन हो गया, एक बार जब फूड डाइजेस्ट हो गया, तो डाइजेस्ट होने के बाद अब मेन मोटिव क्या है, मेन मुख्य उद्देश्य क्या है कि हम लोगों को उस पचित भोजन से क्या करना, पचित भोजन से हम लोगों को उससे क्या करना है, ऊर्जा उत्पादन करना है। क्या करना है, ऊर्जा का उत्पादन करना है। तो किस तरीके से होगा वो सुनिएगा आप लोग। ठीक है, तो सुनिएगा बेटा, स्वांगीकरण की अगर हम लोग बात करें तो स्वांगीकरण क्या होता है। स्वांगीकरण का मतलब होता है कि जो पचित भोजन है, अवशोषित भोजन है, उसका उपयोग आप ऊर्जा उत्पादन के लिए कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो क्या होता है, सबसे पहले अवशोषित खाद्य पदार्थ, अवशोषण बेटा क्रिया कहाँ हो रही है, कहाँ हो रही है, छोटी आंत में। अब जो छोटी आंत में अवशोषण की क्रिया हुई, मैंने बताया था कि पाचन की क्रिया तो ग्रहणी में संपूर्ण हो जाती है। ठीक है, शेष भाग जो है आप लोगों की छोटी आंत जो है, ठीक है, जो शेष छोटी आंत है उसमें भोजन के अवशोषण की क्रिया होती है। मैंने कल आप लोगों को लास्ट वीडियो के अंदर, ये लास्ट लेक्चर में आप लोगों को मैंने बताया भी था कि किस तरीके से अवशोषण की क्रिया होती है। जो अवशोषित खाद्य पदार्थ है छोटी आंत के अंदर, ठीक है, अवशोषण हो रहा है। अब वो छोटी आंत की भित्ति से कहाँ जा रहे हैं, ब्लड में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, ब्लड में जा रहे हैं। ठीक है, रक्त में जा रहे हैं। अब रक्त में क्या है, कौन रक्त में उसके साथ में बाउंड हो रहा है बेटा, हीमोग्लोबिन। कौन जुड़ता है, हीमोग्लोबिन। कौन जुड़ता है बेटा, हीमोग्लोबिन। अच्छा, अभी हीमोग्लोबिन क्या करेगा, हीमोग्लोबिन उस, अब क्या है, हीमोग्लोबिन के साथ में बेटा फूड जुड़ा हुआ है, डाइजेस्टेड फूड भी जुड़ा हुआ है। अब हीमोग्लोबिन क्या करेगा, इसको बॉडी सेल्स तक और बॉडी टिश्यूज तक लेके जाएगा, शरीर की कोशिकाओं तक और शरीर की कोशिकाओं तक और शरीर के ऊतकों तक ले जाएगा। अच्छा, ले जाने का माध्यम कौन सा होगा बेटा, विसरण। कौन सा माध्यम होगा, विसरण, यानी कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की और अपने आप साइमल्टेनियसली फ्लो हो रहा है बिना ऊर्जा की आवश्यकता के। ठीक है, अब क्या होगा वो सुनिएगा। जैसी कोशिकाओं में पहुंचा तो कोशिकाओं में, अब कोशिकाएं क्या करेंगी, उसके ऊपर बेटा टूट के पड़ेंगी। अब टूट के पड़ना मतलब मेरा वर्ड हालांकि ये समझाने का नहीं है, कोशिकाएं क्या करेंगी, उससे रिएक्ट करेंगी। अब रिएक्शन किस तरीके से होगा वो सुनिएगा, कैसे रिएक्शन करती है। तो सेल्स जो है उससे ऊर्जा प्राप्ति हेतु उनका विघटन करती है। अब विघटन का मैंने आपको शायद आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा भी हो कि कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, विघटन होता है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, सपोज दैट, चलो मैं यहाँ बता रहा हूं, हमें पता है कि हमारा जो फूड है वो ग्लूकोज के रूप में डाइजेस्ट होता है। ठीक है, अब ग्लूकोज के रूप में जब डाइजेस्ट हो रहा है ना बेटा, तो उसको तोड़ देंगी वो पायरुविक अम्ल में। हालांकि आप लोग इसी बुक के अंदर पढ़ोगे पायरुविक एसिड में, जब ग्लाइकोलाइसिस पढ़ोगे तो। अब ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, जबकि पायरुविक एसिड क्या है, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, विघटन हो गया ना। अब एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक अम्ल के मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है ना, तो कोशिकाएं क्या करेंगी, उनका विघटन। विघटन का मतलब क्या होता है, तोड़ना। यानी कि हमारा मेन मकसद तो यही है, भोजन को जटिल अणु, भोजन के जटिल अणुओं का विघटन सरल अणुओं में करना और उनसे ऊर्जा का प्राप्ति करना। ठीक है, अब जैसे ही ऊर्जा प्राप्ति हुई तो विघटन होता है, तो ऑब्वियसली बात है, आप लोग केमिस्ट्री में रिएक्शन पढ़ते होंगे, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ठीक है, जब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है बेटा, एनर्जी बाहर निकलती है। तो मॉलिक्यूल टूट रहे हैं, तो टूटने के साथ क्या हो गया, एनर्जी रिलीज करेंगे वो। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो धमाका वगैरह नहीं होता, कहीं मार्केट में कोई पूरी बिल्डिंग गिर जाए, एकदम धमाका होता है, एनर्जी के फॉर्म में धुआं निकलता है। ठीक है, तो वो क्या है कि कोई भी मॉलिक्यूल जब टूटता है तो ऊर्जा
ऊर्जा मुक्त करेगा। और जो भोजन का ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटेगा तो ऊर्जा किस रूप में मुक्त होती है? एटीपी के रूप में। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हालांकि आप सब डिटेल में पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर्स में जब आओगे तब, ठीक है ना। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अच्छा, एटीपी के रूप में तो मुक्त हो गई। अब एटीपी के रूप में मुक्त हो गई और उन्हीं एटीपी को आपकी जो बॉडी है, आपकी बॉडी क्या कर लेती है? स्टोर कर लेती है, उन्हें संग्रहित कर लेती है। संग्रहित करना क्यों आवश्यक है? कई बार क्वेश्चन आता है बेटा, क्योंकि पेपर सेटर जो है उसका कोई भरोसा नहीं, वो कहां से क्या क्वेश्चन दे दे। तो संग्रहण करने का मेन मकसद क्या है कि इन फ्यूचर मतलब भविष्य में जब कभी भी ऊर्जा की आवश्यकता हो तो उस एटीपी का यूज कर लिया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बेटा जो अतिरिक्त खाद्य पदार्थ हैं, भाई जितना काम था, हालांकि ठीक है संग्रहण कर लिया, ओके, लेकिन डेली हम लोग खाना खा रहे हैं तो जितनी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट है उतनी ऊर्जा मिलेगी ना बेटा। अब जितनी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट थी उतनी ऊर्जा जो आप लोगों की बॉडी बना रही है, अब एक्स्ट्रा मटेरियल कुछ बच गया तो भाई खा तो हम लोग लिमिट में थोड़ी रहे, ठूस के भर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा जो आप लोगों का फूड बच जाता है वो ग्लाइकोजन के रूप में। याद रखिएगा, मानव शरीर में जो अतिरिक्त फूड है या अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, वो ग्लाइकोजन और वसा के रूप में संग्रहित होता है, ठीक है। कहां पर होगा? आपके लैक्टोज में, ठीक है ना, आपके पैरों की पिंडलियों में, थाइस मसल्स के अंदर होता है, ठीक है, अपर बम्स में होता है, क्लियर है ना। तो यहाँ पर क्या है कि वसा जो है वो संग्रहित की जाती है, यानी जो आपका फूड है, डाइजेस्टेड फूड है, वो संग्रहित किया जाता है। अब वो संग्रहित करने के बाद उसका मेन मकसद क्या होगा? इन फ्यूचर जब भी कभी आप फास्टिंग कंडीशन में जाते हो, फास्टिंग कंडीशन जानते हो बेटा, व्रत और उपवास वाली स्थिति में, तो उस स्थिति में ग्लाइकोजन वसा से बेटा नए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का संश्लेषण किया जाता है, ठीक है। और उस क्रिया को कौन करता है? आपका लिवर। तो स्वांगीकरण का इन शॉर्ट मतलब केवल इतना ही है कि जो बचित भोजन है, अवशोषित भोजन है, उससे ऊर्जा की प्राप्ति करना, और एक्स्ट्रा जब अवशोषित भोजन अगर आ गया तो उसको क्या स्टोर करके रख लिया जाता है। भाई सपोज दैट कि किसी एक पर्सन की सैलरी जो है वो 70,000 रुपये सैलरी, ठीक है। अब सुनिएगा मेरी बात, कॉन्स्टेंटली भाई सैलरी हाई है, ठीक है। अब उसको रिक्वायरमेंट है 20 से 30,000 की, बाकी के क्या करेगा? वो 40,000 रुपये सेव करके रखेगा बैंक में, ठीक है। अब बैंक में वो देखो यहाँ पर ग्लाइकोजन और वसा के रूप में, ठीक है। अब जो सेव करके रखा उसमें से अब इन फ्यूचर जब उसको उन पैसों की जरूरत पड़ेगी तो वो क्या करेगा? उसको निकालेगा। तो ऐसा ही काम हमारे शरीर में होता है, जितना रिक्वायरमेंट है उतनी तो एटीपी बन रही है, ठीक है, लेकिन जो एक्स्ट्रा अवशोषित है वो खाद्य पदार्थ बेटा ग्लाइकोजन और वसा के रूप में अवशोषित हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ही अवशोषित हुए तो अवशोषित होने के बाद क्या होगा कि जब फास्टिंग कंडीशन में जाते हैं, यानी कि जब हम लोग फास्ट करते हैं, व्रत और उपवास करते हैं, उस स्थिति में यकृत जो है वो उस अवशोषित फूड से, अवशोषित भोजन से क्या करता है? नए प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, ताकि आपके शरीर को क्या मिल सके? ऊर्जा मिल सके, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा बहिक्षेपण, इंजेक्शन। हालांकि हम लोग बात करें रिमूवल ऑफ वेस्ट को बाहर निकालना, ठीक है, लेकिन यहाँ पर वेस्ट वाला जो सिस्टम है, जो वर्ड है वो क्लियर नहीं है, तो भाई क्या आएगा? तो इसमें है अपचित भोजन। यहाँ पर वेस्ट मतलब अपचित भोजन, वो वेस्ट वाला बेटा किडनी में आता है, जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट को आप लोग शरीर से बाहर निकालते हो, ठीक है। अपचित भोजन को शरीर से बाहर त्यागने की क्रिया, भाई बॉडी है, अपचित भोजन थोड़ी कितने दिन तक कर सकते हैं, ठीक है ना। त्यागने की क्रिया बहिक्षेपण कहलाती है, क्लियर है। अच्छा, अब ये क्रिया होती कहां पर है, किस तरीके से होती है? हमें पता है कि भाई अवशोषण हो गया, पचित भोजन काम में आ गया, जो अपचित भोजन है वो बड़ी आंत में आ रहा है। कहां आ रहा है? बड़ी आंत में, ठीक है। अब बड़ी आंत में बेटा कई जीवाणु भी होते हैं, कई बैक्टीरिया भी होते हैं, हालांकि एंटामीबा, हिस्टोलिटिका वगैरह होते हैं, क्लियर है ना। ये क्या करेंगे? जो अपचित सेलुलोज है, अब सेलुलोज अपचित क्यों है? क्योंकि हमारे शरीर में सेलुलोज को पचाने वाला एंजाइम कौन सा? सेल्यूलेज अनुपस्थित होता है। क्यों अनुपस्थित होता है? क्योंकि आपके बॉडी में अपेंडिक्स जो है ना बेटा, अपेंडिक्स क्या है? वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है,
और जबकि अगर हम लोग बात करें हर्बीवोर्स की यानी शाकाहारी जंतुओं की, चौपाई जानवरों की, तो उसमें अपेंडिक्स क्या है वो एक्टिवेट हो जाती है और एक्टिवेट होने के बाद में वो क्या करती है सेलुलोज एंजाइम को रिलीज करती है जिससे सेलुलोज का पाचन हो जाता है। हमारे शरीर में ह्यूमन बॉडी के अंदर हम लोग सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकते। क्लियर है? क्लियर है? तो ये जीवाणु क्या करें सेलुलोज का विघटन करता है। विघटन मतलब ब्रेक डाउन, तोड़ना। ठीक है? अगर कई बार जड़ कटन होता है हाइड्रोलाइसिस यानी कि पानी की उपस्थिति में तोड़ना। ओके, अब बड़ी आंत का मुख्य कार्य बेटा जल अवशोषण करना है, मेन काम है, और मल निर्माण करना है। हालांकि जो मेजर वर्क है वो यहाँ पर मैं स्थान लगा रहा हूँ, जल अवशोषण करना ही होता है। कहां पर होता है वो भी मैंने लिखा हुआ है। जो आपका कोलोन वाला भाग है, 3 भाग होते हैं, कोलोन, रेक्टम और सीकम। ठीक है ना? तो कोलोन वाले भाग में अधिकांश यानी कि लगभग 90 से 95% बेटा मैं परसेंटेज वैल्यू भी बता रहा हूँ। ठीक है? हालांकि आपके बुक में नहीं है ये। क्लियर है ना? आपके बुक में नहीं है फिर भी बता रहा हूँ। ओके, क्योंकि आगे हायर स्टडीज में आएंगे। 90 से 95% जल का अवशोषण हो जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि बॉडी से एक्स्ट्रा अमाउंट में पानी बाहर ना निकले। अगर निकल गया तो क्या होगा? क्वेश्चन है ना कि अगर शरीर से ज्यादा मात्रा में जल की हानि होती है तो उस बीमारी को आप लोग क्या बोलते हो? उसे आप लोग क्या बोलते हो? डिहाइड्रेशन, जल न्यूनता भी बोला जाता है। ठीक है ना? क्लियर है? जल और खनिज लवण अवशोषित किए जाते हैं। ओके, कोलोन ने कर लिया। अब जो रिमेनिंग बचा भाई, अपचित भोजन आया, पानी भी था उसमें, पानी को और खनिज लवणों को तो अवशोषित कर दिया। कोलोन ने बोला ये नहीं, ये तो काम आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊं, हम लोग दिवाली की सफाई करते हैं। ठीक है? सारा सामान हम लोगों ने एकदम व्यवस्थित कर लिया। अब जो वेस्ट मटेरियल बचा, अब वेस्ट मटेरियल में से भी हम लोग कबाड़ में से भी सामान निकाल रहे हैं, तो ये वेस्ट मटेरियल है, उसमें से भी कोलोन क्या है? काम की चीजें निकाल रहा है। ठीक है? अब जो शेष बचा क्या है उसके अंदर? श्लेष्मा, म्यूकस होता है। ठीक है? डेड सेल्स होती हैं, एपिथेलियल सेल्स होती हैं। ठीक है? डेड बैक्टीरियाज होते हैं और ट्रेस अमाउंट में बेटा आप लोगों का कौन सा होता है? बाइल पिगमेंट होते हैं, जैसे बिलिरुबिन वगैरह। ठीक है? ये सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं? मल का निर्माण करते हैं, जो हर एक 24 घंटे में 1 या 2 बार त्यागा जाता है। क्लियर है? लेकिन 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 कई बार क्वेश्चन आता है कि ये किस तरीके से क्रिया होती है? ये क्रिया, मल त्यागने की क्रिया किस तरीके से होती है? तो उसे ध्यान दीजिएगा किस तरीके से होती है। जब मल जो है बेटा कोलोन से निकलकर रेक्टम में आया, मलाशय में आया, ठीक है, तो जो रेक्टम की वॉल है, मलाशय की जो भित्ति है, रेक्टम वॉल, उसके ऊपर बेटा संकुचन के कारण, अब वो संकुचित होती है स्टार्टिंग में। अब जब उसके अंदर वेस्ट मटेरियल आएगा तो वो क्या हो जाएगा? डायस्टोलिक हो जाएगी, फैलेगी वो। अब संकुचन के कारण, अब पहले संकुचित थी, उसके ऊपर प्रेशर लगता है, एक प्रेशर जनरेट होता है जिससे जो स्पिंचर है, अवरोधनी है, ठीक है ना, जो एक वॉल्व है, वो वॉल्व खुल जाते हैं और मल को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर है? ठीक है? अब एक और बात, ये काफी बार क्वेश्चन निकल के आता है कि मल विसर्जन कैसी प्रक्रिया है? बेटा ये एक न्यूरल इरेक्शन है, तंत्रिकीय अभिक्रिया है। क्यों है? जब, अब सुनिएगा ये क्यों होता है, किस तरीके से होता है। अच्छा, जब रेक्टम की वॉल के ऊपर, मलाशय की भित्ति के ऊपर दबाव 20 mmHg, बेटा mmHg प्रेशर को नापने की इकाई, ठीक है, मिलीमीटर हाइग्रोस्कोपिक प्रेशर होता है, तक पहुंच जाता है, तो बड़ी आंत के निचले भाग से, अब जो बड़ी आंत का निचला भाग है, ठीक है ना, इसका एनस के पास वाला भाग, ठीक है, तो वो क्या कहता है? उसमें उद्दीपन उत्पन्न होता है। उद्दीपन मतलब भाई प्रेशर ज्यादा हो गया तो उसमें क्या आएंगे? स्टिमुलेशन आएंगे, उद्दीपन आएंगे। और वो उद्दीपन क्या है? वो उद्दीपन प्रतिवर्ती क्रिया दिखाते हैं, यानी कि उद्दीपन के अगेंस्ट क्रिया होती है जो ब्रेन रिकॉग्नाइज करता है और जिससे मल त्यागने की क्रिया होती है। क्लियर है? तो मल त्यागने की अभिक्रिया किस तरीके की क्रिया है? आप लोगों के तंत्रिकीय अभिक्रिया है। क्लियर है ना बेटा? ओके, थैंक यू।